चलिए अब एक काम करते हैं, सुमित बहुत बहुत शुक्रिया। अब एक काम करते हैं, अब कुछ नंबर्स एड्रेस करते हैं। एंजल वन की बात करते हैं। कल स्टॉक में काफ़ी बड़ी गिरावट आई थी। मुनाफे में हालांकि यहाँ पर 14% और आय में 41% की बढ़ोतरी हुई थी। साथ ही Q3 में कंपनी ने रिकॉर्ड 25 लाख क्लाइंट्स भी जुड़े थे। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर शायद थोड़े से वीक रहे थे। इस सब पर बातचीत करने के लिए एंजल वन के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर दिनेश ठक्कर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश जी गुड मॉर्निंग। और खैर आपसे ज़्यादा इस चीज़ को कौन समझेगा कि कल आपके स्टॉक में क्या हुआ, क्योंकि जब आप एक पैरामीटर सेट कर देते हैं या एक बेंचमार्क सेट कर देते हैं तो मार्केट एक्सपेक्ट करता है कि आप वही करेंगे। पिछले 2 साल से आप शानदार एक मोमेंटम दिखा रहे थे। इस बार मार्केट को लगा कि शायद क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा मोमेंटम स्लो डाउन हुआ। क्यों अगर आप रेवेन्यू ग्रोथ देखें थोड़ा फ्लैट रहा। इसका क्या कारण रहा और आगे अब आपको कैसे ग्रोथ दिखती है? Thank you, Anuj, for giving me opportunity to explain this. Q3 को आपको बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा। जो हमारा रन रेट और ग्रोथ है वो कंटिन्यू हो रहा है। इफ यू लुक एट कस्टमर बेस, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ लगभग 140% है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ भी आप देखोगे 16% है। तो ये बिजनेस भी क्या है, जब क्लाइंट आप एक्वायर करते हो उसका कॉस्ट इमीडिएटली आप बुक करते हो और उसके जो रेवेन्यू आते हैं वो फॉलोइंग क्वार्टर्स में आते हैं फॉर 5, 6, 7 ईयर्स। तो टू अंडरस्टैंड दिस क्वार्टर प्रॉपरली, दो चीजें। एक तो इस क्वार्टर में हॉलीडेज ज्यादा थी, फेस्टिवल, ये इन सब के हिसाब से। तो अक्टूबर नवंबर की एक्टिविटी बहुत लो थी और दिसंबर से एक्टिविटी पिकअप होना शुरू हुई है। एंड ये फाइनेंशियल सर्विस और स्टॉक मार्केट की सिक्लिसिटी चली आ रही है। Q2 और Q4 बहुत अच्छे होते हैं, Q3 थोड़ा सबड्यूड होता है। तो इसी क्वार्टर में हमने काफी क्लाइंट एक्वायर किए। तो ये क्लियर लीड इंडिकेटर है कि बिजनेस का ग्रोथ अभी तक मोमेंटम कम नहीं हुआ है, इनफैक्ट एक्सिलरेट हुआ है। और गोइंग फॉरवर्ड आप देखोगे अभी नेक्स्ट क्वार्टर्स में बजट्स है, इलेक्शन है, तो मुझे लगता है एक्टिविटी काफी रोबस्ट रहेगी। तो उस हिसाब से व्हाट वी हैव टू सी इज दैट ग्रोथ रेट इन टर्म्स ऑफ एक्वायरिंग कस्टमर वो कम हुआ है, नहीं हुआ है। और हमारा गाइडेंस इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट टू एक्विजिशन टू लाइफ टाइम वैल्यू इंटैक्ट है। तो ये लीड इंडिकेटर बताते हैं ना ग्रोथ मोमेंटम कम हुआ है ना मार्जिन में कोई इंपैक्ट है। बिल्कुल। अच्छा, आपके एक्सपेंसेस बढ़े हैं 10% सिक्वेंशली और उसमें एम्प्लॉय कॉस्ट 7% बढ़ा है। अब ये जो 2-3 साल पहले आईटी कंपनियों के साथ हो रहा था, क्या अब ये फाइनेंशियल सर्विसेज में और ब्रोकरेज कंपनियों के साथ होगा क्या, कि जिस तरीके से मार्केट चल रहा है, क्या अब ये एक नया सेक्टर होगा जहां पर आपको इस चीज़ के लिए तैयार रहना होगा कि अब हाई परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज़ को थोड़ा ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा? नहीं, ये जो एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ा है वो न्यू बिजनेसेस जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो अभी तक फंक्शनल नहीं हुई है, उसका मैन पावर है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी। और जो हम टेक्नोलॉजी स्टैक बिल्ड कर रहे हैं न्यू बिजनेस के लिए, उसी के लिए रिक्रूटमेंट है। ओके अच्छा ठक्कर साहब, जैसा कि आप कह रहे हैं कि बिजनेस मोमेंटम अभी भी काफ़ी हद तक इंटैक्ट है, थोड़े बहुत फ्लक्चुएशंस या डिप्स हैं वो इसी क्वार्टर तक सीमित रहेंगे, तो सर मैं मान के चलूँ मोटे तौर पे लॉन्ग रन में जो आपकी मार्जिन्स की ट्रजेक्ट्री है वो वही ट्रजेक्ट्री रहेगी जो आप पिछले क्वार्टर से मेंटेन कर रहे हैं? उस पर आपका व्यू? फर्स्ट ऑफ ऑल ये मार्केट जो रहता है वो इट्स लाइक अ म्यूचुअल फंड में आप जब इन्वेस्टमेंट करते हो तो इंडाइसेस आप कहते हो कैगर 14 कर देगा, बट कोई भी क्वार्टर ऐसा नहीं होगा जो आपको 14 तक इंडिकेशन बताएगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं जो ये क्वार्टर में हुआ वो आगे चल के नहीं होगा। व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, हम जब क्लाइंट के रेवेन्यू कैलकुलेट करते हो 5-7 साल के लिए करते हैं, हर क्वार्टर में फ्लक्चुएट करेगा इवेंट बेस। कोई इवेंट अच्छा होगा तो लोग ज्यादा एक्टिव होते हैं, जब लोग पैसा लेके आते हैं उनके अपने अपने अपना ये जजमेंट्स होते हैं मार्केट के लिए, तो एक्टिव कब होते हैं उस पर कंट्रोल रखना बहुत मुश्किल है। तो व्हाट वी कैन से, फर्स्ट ऑफ ऑल नए क्लाइंट कितने इस प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं तो उसका ग्रोथ इंटैक्ट लग रहा है। इस क्लाइंट के रेवेन्यू जो आ रहे हैं, जब हम कहते हैं रेवेन्यू इसकी ट्रेजेक्ट्री है 5-7 साल के लिए, वो काफी इंटैक्ट लग रही है। बट ये रेवेन्यू लीनियर नहीं होते हैं कि ये क्वार्टर में आया नेक्स्ट क्वार्टर में उतना ही क्लाइंट एक्टिव होगा। हो सकता है उस क्वार्टर में वो पॉज लेता है, उसके पास कोई न्यूज नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, कोई मोटिवेशन नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ओवरऑल हम देख रहे हैं बिजनेस का कैरेक्टरिस्टिक चेंज नहीं हुआ है। तो जब हम क्लाइंट लेते हैं उनका जो रेवेन्यू जनरेट होता है, उनकी जो एक्टिविटी रहती है वो काफी चीजों से इन्फ्लुएंस होती है। तो हर क्वार्टर के हिसाब से हो सकता है थोड़ा फ्लक्चुएशन होगा, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि क्या नए क्लाइंट उसी ग्रोथ उसी ट्रेजेक्टरी से आ रहे हैं, वो क्वालिटी ऑफ कस्टमर कौन से है,
क्या उनके रेवेन्यू जस्टिफाइड है, हम जो कॉस्ट ले रहे हैं, तो वो सब पैरामीटर्स बता रहे हैं कि ये सब ट्रेजेक्ट्री और ये सब ग्रोथ प्लान इंटैक्ट है। ओके सर, इनकम फ्रॉम डेरिवेटिव्स यानी फ्यूचर इन ऑप्शंस में, स्पेशली ऑप्शंस में कैसी लग रही है इस वक्त आपको, और इस क्वार्टर हाल क्या रहा और आने वाले क्वार्टर्स के लिए? और एक और चीज़ सर पूछना चाहूँगा मैं, स्पेशली ये प्रश्न पूछना चाहता आपसे, जो सुपर ऐप का लॉन्च था, वहाँ पे स्थिति क्या है सुपर ऐप की? या तो इस सुपर ऐप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था एंजल के हिस्ट्री में, बिकॉज सुपर ऐप के बाद में हम कस्टमर को और भी सर्विसेज ऑफर कर पा रहे हैं। एक एक कस्टमर जब मार्केट में आता है, इनिशियली वो एफएनओ मार्केट या मोमेंटम से अट्रैक्ट होता है, बट ये कस्टमर की एवरेज रेट एज देखोगे आप 27 से 28 साल है। इसका मतलब जस्ट उन्होंने कमाना शुरू किया है, उनकी रिस्क प्रोफाइल बहुत अच्छी है, रिस्क एपिटाइट अच्छी है, सोशल मीडिया में उनका टच अच्छा है कि क्या हो रहा है मार्केट में। तो हम क्या देख रहे हैं कि कस्टमर जब आते हैं तो इनिशियली वो एफएनओ में ट्रेड करते हैं, पर स्लोली वो पोर्टफोलियो बिल्ड करता है। फिर उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ती है, उनको क्रेडिट चाहिए, उनको एसआईपी शुरू करनी है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सोचना है। तो सुपर ऐप ने काफी हेल्प किया इस इन्वेस्टरों को नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए। अगर आप देखोगे हमारा ऐप पे, हमने सुपर ऐप पे म्यूचुअल फंड की जर्नी ऐड की अप्रैल में, तो करीबन 9 मंथ में हम नंबर 2 प्लेयर है अभी एसआईपी फील्ड में। इंक्रीमेंटल एसआईपी हमारे प्लेटफॉर्म पे नंबर 2 होता है, मींस वी आर लीडर इन दैट। तो क्लियरली बता रहा है कि रिक्वायरमेंट थी, कस्टमर को एक ही ऐप पे सब सर्विसेज चाहिए, तो उस हिसाब से ट्रेजेक्टरी काफी अच्छी रही है। कस्टमर जब आते हैं एफएनओ सेगमेंट में एक्टिवेट होते हैं, बट स्लोली एंड प्रोग्रेसिवली पोर्टफोलियो बनाते हैं और शिफ्ट होते हैं एसआईपी बिजनेस की तरफ। दिनेश जी, एल्गो ट्रेडिंग पर अब आपका कितना फोकस है और यहाँ से आपको कितना रेवेन्यू और प्रॉफिट जनरेट हो रहा है? नहीं, एल्गो ट्रेडिंग हम नहीं करते हैं, बट हम प्लेटफॉर्म पे फीचर्स देते हैं, जिनको करना होगा वो हमारे एपीआई वगैरह यूज कर सकते हैं। ओके। बट हमारा मेन हाँ, तो फोकस है रिटेल बिजनेस पे, जहां पे क्लाइंट आते हैं हमारे प्लेटफॉर्म यूज करेंगे और बाय सेल करेंगे। बट और उसमें किसी को उसमें ऑल्गो उसमें ट्रेडिंग कितनी ग्रोथ है? उसमें कितनी ग्रोथ है? वो एपीआई यूज करने में कितनी ग्रोथ है इस समय? इतनी है जितनी हमारे नॉर्मल बिजनेस में है। वही मैं कहता ओके। हूं, हमारा कोई स्पेसिफिक अटेंशन नहीं है कि हाँ। ऑल्गो ट्रेडिंग को इनकरेज करना है। ऑल्गो ट्रेडिंग हम प्रॉपर्टी ट्रेड तो करते ही नहीं है, और हमारे पास मोस्टली अच्छे नए कस्टमर्स नहीं है। जो भी कस्टमर्स है वो 50,000 1 लाख लेके आते हैं। ऑल्गो ट्रेडिंग के लिए कम से कम 2 3 5 लाख चाहिए। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और उम्मीद करूंगा कि 2024 आपके लिए बहुत अच्छा रहे। आपको ऑल द बेस्ट फॉर 2024। थैंक यू वेरी मच। चलिए अब बात